मैं रामजन्म यादव प्रधानाचार्य गोस्वामी तुलसीदास कृषक इंटर कॉलेज कुराऊं प्रयागराज। बच्चों कि जैसा आप सभी को मालूम हो गया होगा कि ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। बहुत से लोगों का वीडियो आपके पास पहुंच गया है और आप सभी लोग मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल में केवल काम की चीज़ देखिए। मोबाइल में बहुत सारी बेकार की चीज़ें भी आती हैं, उनसे बचिए। मेरा आदेश है आप लोगों के लिए कि मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं, क्योंकि ये आपको उत्थान की तरफ भी ले जाएगा और पतन की तरफ भी ले जाएगा। यदि इसका सदुपयोग करेंगे तो आपका उत्थान और उन्नत होगी, दुरुपयोग करेंगे तो अवनत पतन होगा। इसलिए इसका सदुपयोग करिए, पठन पाठन में अपना समय लगाइए, न कि बेकार की चीज़ों में अपना समय गंवाइए। तो बच्चों, पिछले दिनों मैं आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताया था और ये बताया था कि अर्थशास्त्र दो भागों में विभाजित है। पहला व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो आपके कक्षा 12 में व्यष्टि अर्थशास्त्र पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट समष्टि अर्थशास्त्र का है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर में आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी क्या समस्याएं हैं और इसका आयोजन कैसे किया जाता है। तो बच्चों, पहले आप जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था क्या है। ये कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि अर्थव्यवस्था एक संस्था का ढांचा है जिसमें रहकर व्यक्ति अपनी आजीविका कमाता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर एक परिभाषा के रूप में ये बताया गया है। और दूसरी बात यह है कि आप इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करिए। जैसे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और उन अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति बहुत सी आर्थिक क्रियाएं करता है। आप सोच रहे होंगे आवश्यकताएं क्या हैं। आवश्यकताएं जैसे कि आपकी फंडामेंटल आवश्यकताएं या मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन, कपड़ा और मकान। और भी आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, जैसे विलासिता की वस्तुएं हैं, प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं, मान सम्मान की आवश्यकताएं होती हैं। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति बहुत सी आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है। जैसे कि उत्पादन है, विनिमय है, वितरण है। ये सारी आर्थिक क्रियाएं प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए करता है। आप सोच रहे होंगे वस्तु क्या है। वस्तु
वह भौतिक पदार्थ है जो व्यक्ति उत्पादन करता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। सेवाएं क्या हैं? सेवाएं जो है किसी के द्वारा प्रदान की जाती हैं किसी के लिए। इसमें किसी भौतिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ भौतिक उत्पादन कार्य करता है या वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। कुछ लोग जैसे कृषि में है, खेती के क्षेत्र में। अब जैसे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कहे जाते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, जैसे कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है। तो इन 3 क्षेत्रों में रहते हुए व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी आजीविका कमाता है। जैसे खेती में किसान उत्पादन कार्य करता है, फसल उगाता है, लोगों का पेट भरता है। औद्योगिक क्षेत्रों में वस्तुओं के जैसे आपके कपड़ा है, मकान है, ये सब बनाने के लिए आपके औद्योगिक क्षेत्र में इनका निर्माण होता है। और सेवा क्षेत्र में जैसे डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, नाई है, वाशरमैन आदि बहुत सारे लोग सेवाएं अपनी देते हैं। उनसे उनको आय मिलती है, उसी से उनकी आजीविका चलती है। तो ये सारे क्षेत्र में कहीं न कहीं हर व्यक्ति लगा हुआ है, बिना इसके उसकी आजीविका नहीं चल सकती। तो यह बहुत आवश्यक है। ये सभी क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है आर्थिक क्रिया, क्योंकि व्यक्ति को जो भौतिक आवश्यकताएं हैं इनके बिना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हर व्यक्ति को कहीं न कहीं कमाना पड़ता है और कमा के अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ती है। अब ये है कि कोई व्यक्ति अकेले सारी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता। वो जिस काम में दक्ष होता है, जिस काम में कुशल होता है, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन वो करता है या उन्हीं सेवाओं का वो प्रदान करता है दूसरों को। इसी तरह हर व्यक्ति भिन्न भिन्न कामों में दक्ष हैं, भिन्न भिन्न उत्पादन कार्य करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो उन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन अनेकों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। हमें उन लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भी अपनी सीमित आय या संसाधन से क्रय करना पड़ता है, लेना पड़ता है, ताकि हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस तरह देश के सभी लोग एक अर्थव्यवस्था, एक ढांचे का निर्माण करते हैं, एक दूसरे के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का लेन देन करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था का ढांचा निर्मित होता है। इस अर्थव्यवस्था के ढांचे को एक संस्थागत रूप दिया गया है, जिसका निर्णय
सरकार द्वारा होता है। जैसे अपने देश में अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा निर्मित है। इसमें दो तरह की अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है। पहला है समाजवादी, दूसरा है पूंजीवादी। समाजवादी क्या है? समाजवादी व्यवस्था में सारे उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण और स्वामित्व होता है। वही सारा काम, चाहे उत्पादन हो, चाहे विनिमय हो, चाहे वितरण हो, कोई भी कार्य सरकार के द्वारा संपन्न किया जाता है। व्यक्ति केवल काम करता है, सरकार का नौकर होता है और अपनी योग्यता अनुसार वो पारिश्रमिक प्राप्त करता है और अपना जीवन यापन करता है। यह है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस समय विश्व में कुछ देश ही रह गए हैं समाजवादी। जैसे चीन में साम्यवाद है, वो भी समाजवाद का रूप है। उत्तर कोरिया है, हंगरी था। सबसे पहला समाजवादी देश रूस था, जो कि अब वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा अपना लिया है। तो समाजवादी व्यवस्था के बारे में आपको बताया गया। पूंजीवादी क्या है? पूंजीवादी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति या निजी व्यक्तियों का हाथ होता है, नियंत्रण होता है। निजी व्यक्ति ही उत्पादन की सारी आर्थिक क्रियाएं संपन्न करते हैं और अपना लाभ कमाते हैं और समाज को वस्तुएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमारे देश में दोनों लोग, सरकार का भी नियंत्रण है और निजी व्यक्तियों का भी नियंत्रण है। कुछ क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है, कुछ क्षेत्रों में निजी व्यक्ति काम कर रहे हैं। बहुत से उद्योग धंधे सरकारी क्षेत्र में हैं, जिसके आपका रेल है, एरोप्लेन और सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार अपना काम कर रही है। बहुत से जैसे खाद्य पदार्थ उत्पादन करने के लिए निजी क्षेत्रों को प्रदान कर दिया गया है। तो इस तरह अपनी अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण शामिल हैं। तो ये हो गया अर्थव्यवस्था। अंत में एक बार फिर आप दोहरा लीजिए कि अर्थव्यवस्था एक संस्थागत ढांचा है जिसमें रहकर व्यक्ति अपनी आजीविका कमाता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे व्यक्ति अपनी आजीविका कमाता है और कैसे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब दूसरी बात आती है कि अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर विचार कर लिया जाए। जैसे कि एक व्यक्ति के पास संसाधन सीमित होते हैं। क्योंकि साधन असीमित नहीं है। जैसे कि आप कोई व्यक्ति 10,000 रुपये आय प्राप्त कर रहा है
तो वो केवल 10,000 रुपये के दायरे में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उससे अधिक नहीं। आवश्यकताएं तो अनंत हैं। आवश्यकता एक पूरी होती है, दूसरी याद धमकती है, लेकिन उसे जो है उस 10,000 रुपये के दायरे में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसलिए व्यक्ति चुनाव करता है। चुनाव की समस्या आती है कि कौन सी आवश्यकता पूरी करें और कौन सी छोड़ दें। इसलिए वो एक प्राथमिकता क्रम निर्धारित करता है कि पहले हम सबसे ज़रूरी आवश्यकता पूरी करेंगे, इसके बाद उससे कम जरूरी, उसके बाद गैर जरूरी, इसके बाद जो आवश्यकता जरूरी नहीं हो उसे छोड़ देता है व्यक्ति। तो 10,000 रुपये के आय में रहते हुए या अपने सीमित संसाधन के अंतर्गत वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रयास करता है। उसी तरह सरकार या केंद्रीय सत्ता जिसे कही जाती है के पास भी संसाधन सीमित होते हैं। उन सीमित संसाधनों का किस तरह विनिधान किया जाए, एलोकेशन किया जाए, बंटवारा किया जाए कि उत्पादन मैक्सिमम हो। देखिए, संसाधन एक शब्द आ रहा है आपका, संसाधन। तो संसाधन क्या है? संसाधन वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम अन्य वस्तुओं के उत्पादन में करते हैं, जैसे कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है, मशीनें आदि बहुत से संसाधन हैं। इनका प्रयोग हम उत्पादन के कार्य में करते हैं, अन्य वस्तुएं उत्पादित होती हैं इससे। ये आपका संसाधन। ये संसाधन भी प्रत्येक देश के पास सीमित होते हैं। तो सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, इनका बंटवारा कैसे किया जाए, कौन साधन कहाँ पर कितना लगेगा, इसका निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे कि अगर आपके भूमि में ज़्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं, खेती बाड़ी में लगे हुए, औद्योगिक क्षेत्रों में कम है या सेवा क्षेत्र में कम है, तो भूमि में लगे हुए या खेती बाड़ी में लगे हुए लोगों को सेवा क्षेत्र से निकालकर औद्योगिक या विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए। ये एक केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की। और इससे जो उत्पादन हो रहा है, दूसरी समस्या ये आती है कि जो उत्पादन हो रहा है उसका न्यायोचित वितरण हो। ये नहीं है कि जो उत्पादन हो रहा है वो पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित हो जाए, उसकी आय पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के लिए सरकार न्यायोचित वितरण का प्रावधान करती है। वो बहुत सी योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए और श्रमिकों के लिए। बहुत से कर जो कि अमीर वर्ग पर लगते हैं, लेकिन गरीबों पर टैक्स छूट दी जाती है, बहुत से छूट या कम कर लिया जाता है। तो इस तरह एक न्यायोचित वितरण का काम अर्थव्यवस्था में किया जाता है। जो उत्पादित वस्तुओं से
आय मिले वो केवल अमीरों के हाथ में न पहुंच जाए, बल्कि नीचे तबके या गरीबों के हाथ में भी पहुंचे, ताकि आय की समानता प्राप्त हो सके, धन की असमानता प्राप्त हो सके, आय की समानता प्राप्त हो सके, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। अगली समस्या आती है अर्थव्यवस्था की कि कितना उत्पादन किया जाए। कितनी मात्रा में किया जाए, किन वस्तुओं का किया जाए। जैसे अर्थव्यवस्था में खाद्य पदार्थ बनाए जाएं, कि विलासिता की वस्तुएं बनाई जाएं, कि सुरक्षा पर ज़्यादा खर्च हो, कि बुनियादी ढांचे पर ज़्यादा खर्च हो। ये सब सारी समस्याएं अर्थव्यवस्था में आती हैं। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, इस पर भी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा है कि दूसरी समस्या आती है कि कैसे उत्पादन किया जाए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए। किस किस वस्तु के उत्पादन में किस साधन की कितनी मात्रा लगाई जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग किया जाए, कैसे उत्पादन का निश्चय इसी बात से होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई जाए, किस साधन को कितनी मात्रा में उपयोग किया जाए। जैसे भूमि अधिक ली जाए कि श्रम अधिक लगाया जाए, कि पूंजी अधिक लगाया जाए, श्रम प्रधान तकनीक उपयोग किया जाए कि पूंजी प्रधान तकनीक उपयोग किया जाए। क्योंकि दोनों के अपने अपने लाभ हानि हैं, गुण दोष हैं, इसलिए सोच समझकर इस बात का सरकार को निर्णय करना पड़ता है कि हम लेबर प्रधान या श्रम प्रधान तकनीक उपयोग करें कि पूंजी प्रधान। क्योंकि अगर श्रम प्रधान तकनीक उपयोग करते हैं तो हमारी बेरोजगारी की समस्या हल हो जाती है। पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करते हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि कई लोगों का काम एक मशीन संपन्न कर देती है, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फिर अर्थव्यवस्था की अगली समस्या आती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादन उन्हीं के लिए होता है जो अर्थव्यवस्था के अंग होते हैं। अर्थव्यवस्था में जो लोग काम करते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, यही सब अर्थव्यवस्था में लगे हुए हैं। तो उत्पादन इन लोगों के लिए होता है। और जो उत्पादन होता है उसे बेचकर उसकी आय इन 5 साधनों में बांट दी जाती है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये लोग, इन्हीं में हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने को शामिल पाता है और आय प्राप्त करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों को ये बताया गया कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। इसके बाद आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा कि अर्थव्यवस्था का आयोजन कैसे होता है, और भी कुछ होगा जो इस चैप्टर में वो बताया जाएगा।
इसी के साथ मैं अपना दूसरा लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।